1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने तय किया कि जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाएगा उसे ऐसी जगह भेजा जाएगा जहां उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा। 1858 से अंडमान में दंड कॉलोनी की शुरुआत हुई। धीरे धीरे यह स्थान राजनीतिक कैदियों के लिए सबसे कठोर निर्वासन स्थल बन गया। आने वाले वर्षों में यहाँ जो निर्मित हुआ वह ब्रिटिश शासन की सबसे बेहुदा और घटिया व्यवस्था बनी वो थी सेल्यूलर जेल। 1896 से 1906 के बीच इस जेल को अंडमान द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर के पास बनाया गया। इसे भारत से हजारों किलोमीटर दूर इसलिए बनाया गया था ताकि कैदियों को सामाजिक और मानसिक दोनों तरह से तोड़ा जा सके। उस समय भारतीय समाज में समुद्र पार करना पाप माना जाता था, इसलिए यहाँ भेजा जाना केवल शारीरिक दंड नहीं बल्कि सामाजिक मृत्यु भी थी। यह जेल 7 लंबी भुजाओं वाला ये ढांचा बीच में एक केंद्रीय टावर से जुड़ा था। हर भुजा 3 मंजिला थी। कुल 693 कोठरियां। हर कोठरी अलग थलग इस तरह बनाई गई थी कि एक कैदी दूसरे को देख भी न सके। हर कोठरी लगभग 13.5 फीट लंबी और 7 फीट चौड़ी थी। ऊंचाई पर एक छोटा सा वेंटिलेटर जिससे हवा कम और अकेलापन ज्यादा अंदर आता था। दरवाजा भारी लोहे का, बाहर सख्त पहरा और भीतर गहरा सन्नाटा। हैरानी की बात यह थी कि जेल की मुख्य बाहरी दीवार बहुत ऊंची नहीं थी, क्योंकि असली पहरा दीवारें नहीं बल्कि चारों ओर फैला समुद्र और घने जंगल थे। 8 जुलाई 1911 समुद्र के बीचों बीच एक जहाज आगे बढ़ रहा था और डेक पर हथकड़ियों में जकड़ा एक दुबला पतला युवक खड़ा था। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक अजीब सी आग थी। जैसे ही जहाज पोर्ट ब्लेयर पहुंचा, एक ब्रिटिश अधिकारी ने फाइल बंद करते हुए कहा, अनदर डेंजरस पॉलिटिकल प्रिजनर। उस कैदी का नाम था विनायक दामोदर सावरकर। जब सावरकर यहाँ पहुंचे तो अंग्रेजों ने उन पर विशेष निगरानी रखने का आदेश दिया, क्योंकि वे उन्हें अत्यंत खतरनाक मानते थे। क्योंकि एक बार जब अंग्रेज सावरकर को समुद्र के रास्ते से जा रहे थे तो सावरकर वॉशरूम का बहाने जहाज से कूद गए और समुद्र में तैरते तैरते जगह जा पहुंचे। काला पानी जेल में सुबह सूरज उगने से पहले सीटी बजती। कैदी कोठरी से बाहर निकाले जाते और लाइन में खड़े कर दिए जाते। उनके पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां बंधी होती थी। दिन की शुरुआत होती नारियल छीलने के काम से। ट्रकों में भरकर नारियल लाए जाते और कैदियों को हाथों से ही उनका रेशा उतारना पड़ता। इस प्रक्रिया में उनके हाथ लेकिन रुकने की अनुमति नहीं थी। इसी बीच किसी कैदी ने दूसरे से थोड़ी सी बात भी की तो अंजाम में भारी मार। पर सबसे कठोर काम था कोल्हू से तेल निकालना। भारी लकड़ी के जुएं में उन्हें इस तरह जोत दिया जाता जैसे बैल को जोता जाता है। पूरे दिन गोल गोल घूमते रहना जब तक तय मात्रा में नारियल या सरसों का तेल ना निकल जाए। अगर लक्ष्य पूरा ना हुआ तो 30 से 40 कोड़े पड़ते। कई बार कैदी बेहोश हो जाते, लेकिन गिनती पूरी होने तक मार रुकती नहीं थी। कई बार हालत इतनी खराब होती कि कैदी को खाना खाते खाते भी कोल्हू चलाना पड़ता। खाना अत्यंत घटिया होता। पतली दाल, कभी सड़ी गली सब्जियां जो आसपास के जंगलों से लाई जाती थी। कई बार उसमें कीट मिल जाते और पर उनको भी खाने के साथ पकाकर कैदियों को परोस दिया जाता। काम में जरा सी कमी पर भोजन रोक दिया जाता। अनेक कैदी कुपोषण और बीमारियों से ग्रस्त हो गए। मेडिकल सुविधाएं तो वहाँ काल्पनिक थीं। सबसे भयावह यातना थी एकांत। महीनों तक किसी से बात करने की अनुमति नहीं। पड़ोसी कोठरी में कोई है भी या नहीं यह तक पता नहीं चलता। आवाज देना मना था। यदि किसी ने दीवार पर खटखटाया या किसी से बात करने की कोशिश की तो कोट कई बार बिना वजह भी मार दिया जाता। धीरे धीरे सन्नाटा मनुष्य के भीतर उतर जाता। कुछ कैदी मानसिक संतुलन खो बैठे। कुछ ने तो करने का प्रयास किया। 1912 से 1930 के दशक तक कैदियों ने कई बार विरोध किया। 1933 की भूख हड़ताल विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। कैदियों की मांग थी कि उन्हें राजनीतिक कैदी का दर्जा और मानवीय व्यवहार दिया जाए। उन्होंने भोजन त्याग दिया। इसके जवाब में ब्रिटिश प्रशासन ने उन्हें जबरन खिलाने का निर्णय लिया। कैदियों को जमीन पर लिटाकर उनके हाथ पैर बांध दिए जाते और एक लंबी नली नाक के रास्ते पेट तक डाली जाती, जिससे जबरन दूध डाला जाता। कई बार लापरवाही के कारण दूध पेट के बजाय फेफड़ों में चला जाता, जिससे कुछ कैदियों की हो गई। यह घटनाएं आधिकारिक अभिलेखों में दर्ज हैं। जिन कैदियों की मृत्यु जेल में होती उनके साथ भी अमानवीय व्यवहार किया जाता। उनका विधिवत अंतिम संस्कार नहीं किया जाता था। कई बार को कपड़े या बोरी में बांधकर समुद्र में फेंक दिया जाता ताकि कोई निशान न बचे। भागने की कोशिश लगभग असंभव थी। एक ओर चारों तरफ फैला अथाह समुद्र, दूसरी ओर घने और अनजान जंगल। जो समुद्र की ओर भागता वह डूब जाता, जो जंगल की ओर जाता वह रास्ता भटक जाता या जंगली खतरों का शिकार हो जाता। इसलिए जेल की मुख्य दीवार अपेक्षाकृत कम ऊंची थी, क्योंकि असली कैद प्रकृति ही थी। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने अंडमान द्वीपों पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ, लेकिन कठोरता खत्म नहीं हुई। जापानी प्रशासन ने भी संदेह के आधार पर कई लोगों को बंदी बनाया। 1943 में सुभाष चंद्र बोस अंडमान पहुंचे। उन्होंने इन द्वीपों को शहीद और स्वराज नाम दिया, जो स्वतंत्र
स्वतंत्रता संग्राम की भावना का प्रतीक बना। 1945 में ब्रिटिश शासन पुनः स्थापित हुआ, पर अब स्वतंत्रता की आहट तेज हो चुकी थी। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। सेल्युलर जेल का भविष्य अनिश्चित था। कुछ लोग इसे गिरा देना चाहते थे ताकि दर्द की स्मृति मिट जाए, लेकिन पूर्व कैदियों और स्वतंत्रता सेनानियों ने विरोध किया। उनका कहना था, यह इमारत हमारी पीड़ा नहीं, हमारे साहस की निशानी है। अंततः इसे राष्ट्रीय स्मारक के रूप में संरक्षित किया गया। आज जब कोई उस जेल की कोठरियों में प्रवेश करता है तो वह केवल ईंट और पत्थर नहीं देखता, वह उस सन्नाटे को महसूस करता है जिसने कभी सैकड़ों सपनों को कैद किया था। हर कोठरी एक कहानी कहती है, हर दीवार गवाही देती है कि आजादी की कीमत कितनी भारी थी। अंडमान की सेल्युलर जेल की असली डरावनी कहानी भूत प्रेत की नहीं है, यह कहानी है इंसान की सहन शक्ति की। यह कहानी है उस क्रूर व्यवस्था की जिसने स्वतंत्रता की चाह रखने वालों को मिटाने की कोशिश की, और यह कहानी है उन लोगों की जिन्होंने सबसे कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। काला पानी सिर्फ एक स्थान नहीं था, वह एक परीक्षा थी। जिसने वहां कदम रखा उसने अपने जीवन का सबसे कठिन अध्याय जिया, लेकिन उन्हीं अध्यायों ने भारत की आजादी की किताब को पूरा किया।